16 जनवरी 2024 को ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी पासदारान इनकलाब ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में एक मिसाइल स्ट्राइक किया। Iranian state media said the strikes hit two sites linked to the militant group Jaish al-Adl in the southwestern Pakistani province of Balochistan. और साथ में उन्होंने ये क्लेम किया कि ये अटैक ईरान के एक सेपरेटिस्ट ग्रुप जैश अल अदल के खिलाफ था। इन हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने एहतजाजन ईरान से अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया और 18 जनवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी ने बॉर्डर पार ईरान के इलाके सारावान में 7 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कर दिए। इन स्ट्राइक्स में ड्रोन्स, रॉकेट्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने भी ईरान की तरह ये क्लेम किया कि ये स्ट्राइक्स भी उनके मिलिटेंट ग्रुप्स BLA और BLF के खिलाफ थे, जिन्होंने ईरान के प्रोविंस सीस्तान में पनाह ली हुई थी। पाकिस्तान के इन जवाबी हमलों से ये डिप्लोमेटिक क्राइसिस और संगीन हो गया। This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. लेकिन यहाँ पे सबसे बुनियादी और अहम सवाल ये है कि क्यों ईरान ने ये हमले कंडक्ट किए, क्यों उसने इतना एक बोल्ड स्टेप उठाया कि अपने से एक सुपीरियर मिलिट्री पावर और एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट पर स्ट्राइक कर दिया। क्योंकि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट मौजूद है। आइए इन स्ट्राइक्स के कॉन्टेक्स्ट और रीजंस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ईरान अपने कमजोर इकोनॉमी के बावजूद मिडिल ईस्ट में की प्लेयर की हैसियत रखता है और 1979 के रिवॉल्यूशन के बाद से ये अमेरिका और वेस्ट के लिए एक कंप्लीटली हॉस्टाइल कंट्री रहा है। मिडिल ईस्ट के दो और स्ट्रांग और ईरान मुखालिफ कंटेंडर्स सऊदी अरब और इसराइल है, जिससे ईरान के रिलेशंस हिस्टोरिकली ठीक नहीं रहे हैं क्योंकि ये दोनों ममालिक अमेरिकन कैंप का हिस्सा है। लेकिन इन तीनों ममालिक में ये रियलाइजेशन काफ़ी अरसे से मौजूद है कि इन तीनों का आपस में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट या वार एक बहुत ही कॉस्टली डिसीजन हो सकता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही संगीन हो सकते हैं। इसीलिए ईरान मिडल ईस्ट में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रॉक्सी वॉर्स पर रिलाई करता है। इसका मतलब यह है कि ये दूसरे ममालिक में नॉन स्टेट एक्टर्स को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली इक्विप करके अपने गोल्स अचीव करता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली ईरान की स्ट्रेटजी है, बल्कि ग्लोबली और भी कंट्रीज इसी तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क सबसे ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि ये एक तरफ फ़लस्तीन में हमास को स्ट्रेंथन कर रहा है तो दूसरी तरफ लबनान में हिजबुल्लाह को और यमन में हौसी बागियों को सपोर्ट कर रहा है, जिन्होंने आजकल यमन में एक प्रॉपर गवर्नमेंट बना ली है। इसके अलावा ईरान अपने नेबरिंग कंट्रीज यानी इराक और सीरिया में भी अमेरिकन और इसराइली इंटरेस्ट्स को काउंटर कर रहा है और प्रो ईरानियन एलिमेंट्स को सपोर्ट दे रहा है। और ईरान की इलीट कुद्स फोर्स, जो कि पासदारान इनकलाब का एक ओवरसीज विंग है, इन ममालिक में रेगुलर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करता रहता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि किसी भी मुल्क के लिए जो किसी फॉरेन सॉइल पर अपने पावर प्रोजेक्शन में मसरूफ हो, उसके लिए बैक होम एक स्टेबल इकोनॉमी और डोमेस्टिक सपोर्ट का होना एक लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। लेकिन ईरान के केस में ये दोनों पॉइंट्स उनकी फेवर में कई सालों से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ईरान पर आजकल पूरी दुनिया में रूस के बाद सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं और वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट भी रिकॉर्ड हाई पर है। दूसरी तरफ इंटरनल सिक्योरिटी के महाज पर ईरान में पिछले एक महीने में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे वहां पर सिविल अनरेस्ट में काफ़ी इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ 15 दिसंबर 2023 को ईरान के सीस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस में एक पुलिस हेडक्वार्टर पर हमले के नतीजे में 12 पुलिस एहलकार मारे जाते हैं और इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैश अल अदल नामी एक तंजीम कबूल करती है। जैश अल अदल बेसिकली ईरानी प्रोविंस सीस्तान में ऑपरेट करने वाला एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, जिसको 2012 में फॉर्मर जुंदुल्लाह के मेंबर्स ने तब बनाया था जब उस ग्रुप के सरबराह अब्दुल मालिक रेगी को ईरान ने 2010 में एक्सिक्यूट किया था। जैश अल अदल इससे पहले भी फरवरी 2019 में ईरान में सुसाइड बॉम्बिंग्स कर चुकी हैं, जिसमें पासदारान इनकलाब के 27 मेंबर्स की मौत हो गई थी। 15 दिसंबर की इस पुलिस हेडक्वार्टर के हमले के सिर्फ 10 दिन बाद
सीरिया में एक इसराइली एयर स्ट्राइक में ईरान के पासदारान इनकलाब का एक कमांडर रजा मूसवी मारा जाता है। और फिर इस हमले की भी सिर्फ 8 दिन बाद ईरान के शहर करमान में 3 जनवरी 2024 को 2 बम ब्लास्ट उस वक्त होते हैं जब ईरान की पूरी गवर्नमेंट फॉर्मर कुद्स फोर्स के सरबरा जनरल कासिम सुलेमानी की याद में एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर रही थी। याद रहे, जनरल कासिम सुलेमानी को जनवरी 2020 में इराक में एक अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक में निशाना बनाया गया था। इन डुअल बॉम्ब ब्लास्ट्स में 100 लोग मारे जाते हैं और 284 से भी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। और ये धमाके ईरान की पूरी सिस्टम को लर्जा देते हैं, क्योंकि ये धमाके 1978 के बाद से ईरान के सरजमीन पर सबसे डेडलीस्ट अटैक होता है और इस अटैक की जिम्मेदारी दाइश कबूल कर लेती है। अब ये 3 बड़े अटैक सिर्फ 19 दिनों के अंदर अंदर पेश आते हैं, जिससे ईरान की सिक्योरिटी अपरेटस पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है और अवाम के अंदर भी एक बदएतमादी की फिजा कायम हो जाती है। दूसरी तरफ ईरानियन गवर्नमेंट को भी ये फील होने लगता है कि उसके डोमेस्टिक सिक्योरिटी फेलियर्स की वजह से इंटरनेशनल स्टेज पर उसकी पावर प्रोजेक्शन की इमेज कमज़ोर हो रही है। लिहाजा इन हमलों के जवाब में ईरान 15 जनवरी 2024 को सीरिया और इराक में एक साथ मिसाइल स्ट्राइक्स कर देता है और साथ में ये क्लेम करता है कि उसने इराक के शहर एरबिल में एक मोसाद स्पाई बेस और सीरिया में दाइश के ठिकानों को निशाना बनाए हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकल स्टेज पर इन स्ट्राइक्स की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के बनिस्बत इसीलिए ज़्यादा नहीं थी क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि इराक और सीरिया दोनों ऐसे ममालिक हैं जहां ग्राउंड पर ऑलरेडी ईरान की कोवर्ट मिलिट्री प्रेजेंस मौजूद है। और दूसरी तरफ ये ममालिक इस पोजीशन में भी नहीं है कि ईरान पर एक काउंटर स्ट्राइक कर सके। इसीलिए अगले दिन 16 जनवरी को ईरान अपने रीजनल पावर स्टेटस को असर्ट करने और ये प्रूव करने कि वो अपने इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, एक मिलिट्री और डिप्लोमेटिक ब्लंडर करके अपने से एक बड़े मिलिट्री पावर पाकिस्तान पर अटैक कर देता है। इस हमले से ईरान पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी स्टेटस को चेंज करना चाहता था ताकि एक नया नॉर्म बन जाए, एक ऐसा नॉर्म जो ईरान इराक और सीरिया के साथ ऑलरेडी बना चुका है। मतलब वो जब चाहे और जहां भी चाहे इन ममालिक में स्ट्राइक्स कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के काउंटर स्ट्राइक ने ये न्यू नॉर्म एस्टेब्लिश नहीं होने दिया। इन क्राइसिस में अब जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की यही राय है कि मामलात अब डी एस्केलेशन की तरफ जाने चाहिए, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान दोनों अपने करंट इकोनॉमिक कंडीशंस में किसी भी किस्म का एडवेंचर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके स्टेक्स इन दोनों के लिए बहुत हाई हो सकते हैं।